हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपका BHPSCL के लिए या NVS एग्ज़ाम के लिए या फिर UPPCL TG2 के लिए या फिर यूपी आर्विनल या पावर ग्रिड यानी सभी में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसका लेवल बहुत ही अच्छा है और सभी प्रश्न जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत सारे लगभग 45 प्रैक्टिस सेट हम यूपीपीसीएल से रिलेटेड या अदर वैकेंसी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं। तो हमारे चैनल पे सब प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो फुल्ली उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे और फुल्ली उसका डिस्कशन करते हुए टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पहला है, प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठान वाले एक पंप को 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता 72% है तो सप्लाई से लिया गया करंट लगभग कितना होगा। मान लें 1 मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान 1000 केजी है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ करंट यानी आई का मान इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ जी का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो जी का मान मान लेंगे कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी मतलब ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एच जो हाइट दिया है 20 मीटर की ऊंचाई पर दिया है, 20 मीटर ऊंचाई मान लेंगे। और टी बराबर कितना है, 60 है। ठीक है, 60 क्यों है, प्रति मिनट। ठीक है, टी बराबर 60 सेकेंड है, प्रति मिनट है इसलिए 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये दिया है। उसके बाद आगे आपका पानी का जो आयतन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का आयतन 1.5 मीटर क्यूब दिया है, 1.5 मीटर क्यूब दे दिया है पानी का आयतन। ठीक है, और दोस्तों जो पानी का द्रव्यमान है, तो पानी का आयतन यानी वह द्रव्यमान हो गया, तो पानी का द्रव्यमान 1.5 गुणे 1 मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान बराबर 1000 केजी है, तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1500 केजी आ जाएगा। ठीक है, 1500 केजी। और मोटर की जो दक्षता दी है कितना, 72% दी है। ठीक है, तो दोस्तों जो आउटपुट दक्षता होता है, आउटपुट दक्षता बराबर mgh/t। ठीक है, आउटपुट दक्षता बराबर mgh/t। तो यहाँ पे m का मान कितना था, 1500 था, निकाले थे अभी। और g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h बराबर कितना था, 20। ठीक है, 20 था बटा टी का मान 60 इतना था। तो दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4900 वाट आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, हम सोल्व करके रखे हैं, 4900 वाट आ जाएगा। किसका, आउटपुट पावर। ठीक है, जो आउटपुट पावर है वह कितना आ जाएगा, 4900 वाट आ जाएगा। 4900 वाट आ गया। अब इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटा के इनपुट गुणे 100, ये इफिशियंसी बराबर होता है। तो दोस्तों आउटपुट क्या है, 4900 है। ठीक है, अब इनपुट क्या है, इनपुट कुछ नहीं ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो इफिशियंसी दिया है कितना, 72% दिया है। ओके, तो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। देखिए इफिशियंसी 72% बराबर आउटपुट 4900 बटा के इनपुट कितना हो जाएगा, या इन गुणे 100, या इनपुट बराबर 4900 गुणे 100 बटा के 72। ठीक है दोस्तों,
तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इनपुट बराबर कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 6805। ठीक है, इनपुट बराबर कितना आ जाएगा, 6805 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट दे रहे हैं, इनपुट का मतलब वी आई दे रहे हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट मिला के क्या होगा, इनपुट ही दे रहे हैं। कोई भी सर्किट में जब हम इनपुट देते हैं तो उसको क्या देते हैं, वोल्टेज और करंट देते हैं। ठीक है, इनपुट बराबर वोल्टेज और करंट ही तो दे रहे हैं, तो वी आई बराबर हो जाएगा कितना, 6805, 6805। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई का मान पूछ रहा है, अब 6805 बटा के भी का मान दे दिया है कितना, क्वेश्चन में दे दिया है 220 वोल्ट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा आपका लगभग 31 एम्पियर के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 31 एम्पियर के आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, एक बार आप लोग इसे पॉज करके अपने से सोल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करती है, तो इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी केवीए पूछा है और लाइन धारा पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्या क्या दिया है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉस फाई बराबर 0.6 दे दिया है। ठीक है, कॉस फाई कोई उसका बीमा यूनिट नहीं होती है। इसके बाद भी का मान दे दिया है कितना, 100 वोल्ट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई का मान हमें ज्ञात करना है, देन के भी ए का मान भी ज्ञात करना है, और पी का मान दे दिया है कितना, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब 10 गुणे, अगर किलो को हम हटाएंगे तो 1000 से गुणा करना होगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 10,000, 4 शून्य हो जाएगा, यानी P बराबर 10,000 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे, करंट का मान पहले निकालेंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है P बराबर वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा P बटा भी कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो P का मान अभी निकाले हैं कितना, 10,000 हो जाएगा, 4 शून्य बटा भी का मान कितना है, 100 है, गुणे कास फाई 0 पॉइंट कितना है, 6 है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ऊपर 100 बटा 0.6 है, तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, तो 1000 बटा के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप सोल्व करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 166.66 आ जाएगा। ठीक है, आई का मान कितना हो जाएगा, 1 आई बराबर 166.66 आ जाएगा। एक करेंट का मान यहाँ पे इसमें दिया है ना, केवीए और रेटेड लाइन धारा, तो रेटेड लाइन धारा आई बराबर 1.166.66 आ जाएगा। अब देखिए केवीए, तो केवीए बराबर क्या होता है, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए बराबर क्या होता है, किलो वाट बटा कॉस फाई। ठीक है, याद रखेंगे, किलो वाट बटा कॉस फाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 10 किलोवाट, यानी 10 दे दिया है किलोवाट, और कास फाई कितना दिया है, 0.6। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो के बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, तो फिर आप इसे जब सोल्व करेंगे तो 6 कम 6 बच जाएगा 4, 6 के 36। ठीक है, 4 बचेगा, फिर हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी के वी ए बराबर 16.66 के भी ए आ जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा,
16.66 kVA आ जाएगा। दोस्तों इसमें रेटेड करंट जो पूछा है वह आंसर में नहीं दिया है, ठीक है, केवल इसमें केवीए दिया है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, केवीए का फार्मूला लगा के किलोवाट बटे कॉस फाई होता है और उसमें फिट कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 16.66 आ जाएगा केवीए। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांतें हैं, ठीक है, यदि रोटर में 80 दांत है तो स्टेप कोण क्या है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टेटर पोल कितना दिया है, यहाँ पे वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक 10 खाँच हैं, यानी रोटर 80 दे दिया है। तो दोस्तों जो स्टेटर पोल है, स्टेटर पोल कितना है, 4 है, ठीक है, स्टेटर पोल 4 है। तो स्टेटर एन एस से शो करते हैं, तो एन एस 4 गुणे प्रत्येक पोल में 10 दांत हैं, तो 4 गुणे 10 40 हो जाएगा दांत, है ना, 40 हो गया यहाँ पे। और एन आर जो दिया है, एन आर बराबर कितना है, 80 दांत है, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो एन एस कितना हो गया, 40 और एन आर कितना हो गया, 80। तो मान रख देते हैं, तो दोस्तों इसमें मान रख देते हैं। अब देखिए जो आपका फार्मूला होता है स्टेप कोण बराबर एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस गुणे एन आर और गुणे 360 डिग्री होता है ना। ये फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। जो स्टेप कोण होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणे एन आर और गुणे 360 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो स्टेप कोण बराबर एन एस 40 है माइनस एन आर 80 है, तो बटा के 40 गुणे 80 गुणे 360। दोस्तों 40 में से 80 मतलब जाएगा तो क्या 40 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे निगेटिव जो है वो बस शो कर रहा है कि स्टेटर मतलब रोटर बड़ा है ना। तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, 800 8 चौके 32 3200 हो जाएगा गुणे 360 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका जो एल्फा बराबर हो जाएगा, क्या आएगा, 4.5 अंश आ जाएगा, ठीक है। एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 अंश आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर एक बार ट्राई करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज। तो देखिए भू रिसाव सर्किट ब्रेकर जो होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम RCCB नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे हम रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। दोस्तों जो ELCB होता है, ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका जो होता है और भी नाम होता है RCCB, ठीक है, ये न लगा कर ये भी लगा सकते हैं RCCB। तो RCCB का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और ELCB क्या होता है, ELCB अर्थ रिसाव, मतलब अर्थ में थोड़ा सा भी रिसाव होता है तो उसे यह प्रोटेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो जो RCCB होता है, तो RCCB पूर्ण रूप से अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो लीकेज करंट क्या होता है, तो जब कभी हमारा मोटर चल रहा है उसके बॉडी में थोड़ा सा भी करंट लीक कर जाए, यानी बॉडी में करंट आ जाए, तो क्या होगा, अगर भूमि से संपर्कित नहीं रहता है तो वहाँ पे झटका लग सकता है, ठीक है। तो उसी झटके को रोकने के लिए हम RCCB या ELCB का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो उससे बचने के लिए ये सब उपयोगिता जो उपयंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका हम बिजली में उपयोग करते हैं ताकि झटके से बच जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है, तो RCCB के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सप्रोमेट इफिशियंसी ऑफ 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 900 RPM। तो दक्षता पूछा कितनी होगी, तो देख लेते हैं। देखिए, जो आपका रनिंग है 900 RPM पे, रनिंग है 900 RPM पे, यानी NR बराबर 900 RPM दे रखा है। ठीक है, NR जो है 900 RPM है और फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है, 50 हर्ट्ज है। पोल की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो जानते हैं NS बराबर 120 F/P होता है। तो यहाँ से 120 गुणे 50/P6 है, 6 दूनी 12, यानी 1000 आ जाएगा NS का मान। NS का मान 1000 आ गया RPM, और NR का मान कितना दिया है, 900 RPM दिया है। ठीक है, तो अब देखिए लगभग दक्षता कितनी होगी, तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटा के इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट यानी कि क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर में स्टेटर प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है और रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसलिए NR जो है आउटपुट हो जाएगा और इनपुट क्या हो जाएगा, NS गुणे 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे NR का मान क्या है, तो NR का मान 900 है बटा के NS का मान 1000 है, गुणे 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य। तो यहाँ पे दोस्तों जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 90% हो जाएगी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इफिशियंसी आएगी वह 90% हो जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगला है, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है। ठीक है, जो फीडर होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि फीडर क्या होता है। तो दोस्तों जो फीडर होता है, फीडर, तो फीडर क्या होता है, फीडर वह लाइन चालक होता है, फीडर वह लाइन चालक होता है जो विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से वितरण तक पहुंचाता है। ठीक है, जहाँ उपकेंद्र है, सब स्टेशन है, उससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक पहुंचाता है कौन, फीडर। ठीक है, तो फीडर में दोस्तों R बराबर रो L बटा A से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो ये निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद प्रतिरोधकता भी निर्भर करता है, उसके बाद वायर की लंबाई इससे भी निर्भर करता है, और क्रॉस सेक्शन क्षेत्र यानी ए से भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंडिंग का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग इस पे निर्भर नहीं करता है। वही दिया है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है ग्राउंडिंग के प्रकार से मुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका प्रतिरोध होता है, वायर की लंबाई होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, सभी होता है, लेकिन टाइप ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी। तो फिर आपका दक्षता पूछ दिया है, तो देखिए 4 किलोवाट शक्ति है, तो P इनपुट बराबर 4 किलोवाट हो जाएगा, और P आउटपुट बराबर 4 HP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किलोवाट, 4 गुणे किलोवाट मतलब 1000, यानी 4000 वाट हो जाएगा, और ऊपर 4 HP है, तो 4 गुणे 746, ये भी क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इफिशियंसी बराबर होता है, इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100।
तो आउटपुट क्या है, पी आउटपुट बटा के पी इनपुट गुणे 100 हो जाएगा। तो पी आउटपुट क्या दिया है, पी आउटपुट दे दिया है 746 गुणे 4 और इनपुट कितना है 4000 है, गुणे 100 हो जाएगा। तो दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, इफिशियंसी बराबर 7.46% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7.46%। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 74.6% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए आउटपुट जो होता है हमारा दिया है 746 बटे गुणे 4 बटा इनपुट, इनपुट दे दिया कितना 4000 गुणे 100। तो दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और नीचे 746 ऊपर नीचे 10 बचा, तो क्या हो जाएगा 74.6% आ जाएगा। वही राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 74.6% हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगला है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मैग्नेट के कारण, परमानेंट मैग्नेट के कारण, या कार्बन मैग्नेट के कारण, या इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण। तो दोस्तों देखिए जो इलेक्ट्रिक बेल्ट होता है, इलेक्ट्रिक बेल्ट क्या होता है, जो दरवाजे के बाहर लगा होता है और बटन को पुश करने पे अंदर रिंग जाती है, मतलब जो कॉल जाता है कि कोई बाहर आया है, इसलिए लगाया जाता है इलेक्ट्रिक बेल्ट। तो किस प्रकार के चुंबक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो मेनली जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है यह क्या होता है, एक लोहा का मतलब लोहा का कोई आयरन का पीस होता है, उस पर हम क्या तार लपेट देते हैं और उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह मैग्नेट हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है और उसमें विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, और बात करें जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम काम करता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें उस पर काम करता है, यानी परमानेंट पे नहीं काम करता है, रेयर अर्थ मैग्नेट पे नहीं, कार्बन मैग्नेट पे नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करता है विद्युत इलेक्ट्रिक बेल। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों 59 है, यानी क्वेश्चन 9वां होगा, सोडियम लैंप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सोडियम लैंप का प्रयोग कहाँ होता है। पहला दिया अध्ययन कक्ष के लिए, दूसरा रास्तों के लिए, तीसरा ऑडिटोरियम के लिए, चौथा है पुस्तकालय के लिए। तो देखिए दोस्तों जो सोडियम लैंप होता है या सोडियम वास्प लैंप का मेनली प्रयोग जो करते हैं वह स्ट्रीट लाइट में करते हैं, है ना। जो रास्तों के लिए जो स्ट्रीट लाइट होती है, आप शहर में देखे होंगे स्ट्रीट लाइट होगी है, मतलब सड़क के पास में लाइट होती है, तो वहाँ पे हम सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी दक्षता की बात करें तो 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है, और यह 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट एसी पे प्रचालित होती है। ठीक है, डीसी पे प्रचालित नहीं होती है, 220 वोल्ट एसी पे प्रचालित होती है। तो और दोस्तों इससे रिलेटेड इसका जो जीवन काल होता है, यानी बोले तो लाइफ जो होता है इसका, वह 3000 आवर तक होता है। इसका जो जीवन काल होता है इसका 3000 घंटे तक होता है। दोस्तों इसको जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में इसका जो रंग होता है वह गुलाबी होता है। कैसा होता है, पिंक होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, और 10 से 15 मिनट बाद 10 से 15 मिनट बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका एक बात और याद रखेंगे, CRI, इसका जो CRI मतलब
कलर रेंडमिक इंडेक्स जो होता है, कलर रेंडमिक इंडेक्स होता है, वह बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बताए हैं वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सोडियम लैंप का जो प्रयोग होता है वह रास्तों के लिए होता है, स्ट्रीट लाइट के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पहला फ्यूज दिया है, दूसरा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दिया है, तीसरा ट्रिपल पोर्ट आयरन क्लैड स्विच दिया है, चौथा इंटरमीडिएट स्विच दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो एमसीबी होता है, शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी कहते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है वह स्विच में और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। तो दोस्तों इसमें जो धारा रेटिंग होती है इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, वह 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक होती है। यानी इतना तक यह धारा को बियर कर सकता है, सह सकता है। दूसरी बात, यह मरम्मत योग्य नहीं होता है। ठीक है, मरम्मत योग्य नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर यह एक बार खराब हो जाता है तो फिर दूसरा रिप्लेस करना पड़ता है, दूसरा लाना पड़ता है। ठीक है, और फ्यूज वगैरह होता है तो एक बार अगर मतलब जल भी जाता है तो दूसरा हम उसमें लगा सकते हैं। लेकिन एमसीबी जो होता है, तो एमसीबी एक बार जो खराब हो जाती है तो दोबारा नहीं हो पाती है। ठीक है ना दोस्तों, यह मेनली सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयोग किया जाता है और सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत प्रकार के मिनिएचर एमसीबी होते हैं, एल टाइप होता है, आर टाइप होता है, जी टाइप होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रकार के होते हैं एमसीबी। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा 10 तक कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।